हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? तैयारी कैसे चल रही है? 1 मिनट चालू है ना? ठीक है। देखो जी, करते हैं शुरू। आज 13वां दिन है। तीसरा टॉपिक नहीं, चौथा टॉपिक है। तीसरा एक चौथा है, चौथा टॉपिक है। और अब बड़े टॉपिकों में जलवायु बचा है और नदियां बची, बाद में बहुत छोटे छोटे टॉपिक है जिनको हम आराम से पूरा कर लेंगे। और भर्तियों की सूचना भी आ रही है, आप में भी खुशी की लहर है। हम कोचिंग वालों में भी खुशी की लहर है, हम ऑनलाइन वालों में भी है, हम किताब बेचने वालों में भी खुशी की लहर है, स्टूडेंटों में भी खुशी है। कोई चीज जब रनिंग होती है तो सभी को अच्छा लगता है। ठहरा हुआ पानी गंदा हो जाता है, चलता हुआ पानी ही शुद्ध होता है। भर्तियां आती रहती है तो जिन शहरों में बच्चे जाते हैं वो भी कमाते हैं, कोचिंग वाले भी कमाते हैं, किताब वाले भी कमाते हैं। आप में भी एक एनर्जी आती है, आप भी अनसंट का काम छोड़ के अपनी तैयारी पे लग जाते हो, तो सबको ही फायदा है इससे। ये नहीं है कि किसी एक वर्ग को फायदा होगा कि ना ना गुरुजी सिर्फ थारे थारे फायदा है तो ऑनलाइन कोर्स भेज लो हमारा, ऐसा नहीं है, सबको ही फायदा होता है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है जलवायु, या आप कह सकते हैं हम जिसे मानसून। ये शब्द आपने सुना होगा, मानसून, ये जलवायु, कहीं ना कहीं आपने कभी नाम सुना है, कभी मौसम, कि आज मौसम बड़ा बेईमान है, आने वाला कोई तूफान है, वही मौसम। एक शब्द होता है ऋतु, ऋत नहीं ऋतु, और एक शब्द होता है जलवायु। तीन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। आप जैसे ये कहते हो कि भाई आज मौसम खराब है, मैं नहीं आ पाऊंगा, आज तो मौसम बड़ा खराब है, इसका मतलब ये तुरंत खराब हो जाता है। हमारी बीपी की तरह है, क्या पता कब भयंकर रूप से आंधी आ जाए, आपको घर तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिले। इसका मतलब ये थोड़ा समय होता है। थोड़े समय का मतलब 1 दिन, 2 दिन, 24 घंटे, 48 घंटे, ऐसा कुछ समय का होता है मौसम। ऋतु जो होती है वो लगभग 4 माह की होती है, कि 4 माह गर्मी, 4 माह सर्दी, 4 माह शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, इस प्रकार से 3-4 महीने का एक समूह को हम ऋतु बोलते हैं। कभी ये थोड़ी कहते हैं कि भाई आज हम नहीं आ पाएंगे, आज जलवायु खराब है, भाई समझा करो। क्योंकि जलवायु में बहुत लंबा समय लिया जाता है, 30 वर्षों का समय लिया जाता है। अब पिछले कई सालों से गर्मी और सर्दी चुरू में नहीं है, लेकिन फिर भी हम यही पढ़ते आ रहे, सर्वाधिक गर्मी चुरू, सर्वाधिक सर्दी, क्योंकि बहुत लंबा समय का आंकड़ा है। 1-2 साल में चेंज हो जाए तो उसे नहीं पढ़ाया जाएगा कभी। अब राजस्थान की जलवायु कौन सी है, तो उष्ण कटिबंध है कि उपोष्ण कटिबंध है, कि ऐसी कुछ चीजें हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज और पढ़ लूं कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। कई बार एग्जामिनर यहां से एक प्रश्न पुटअप कर लेता है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक या कारण। सर ये क्या? जलवायु का मतलब आप एक ही चीज समझो कि मौसम। मौसम को क्या क्या चीजें प्रभावित करती है? नंबर 1, अक्षांश। अक्षांशों की स्थिति बड़ी प्रभावित करती है। क्यों? क्योंकि जैसे मैं कहूं, यहाँ सूर्य सीधा चमकता है, यहाँ गर्मी होगी। यहाँ आपको पता है 6 महीने दिन, 6 माह रातें, यानी उच्च अक्षांशों पे गर्मी कम होगी, निम्न अक्षांशों पे गर्मी ज्यादा होगी, कहीं उष्ण उपोष्ण, ये सारे कारण अक्षांशों से है। जैसे भारत कर्क रेखा पे स्थित है, कर्क रेखा पे सूर्य सीधा चमकता है, इसलिए यहाँ की जलवायु उष्ण कटिबंध होगी उस हिसाब से। ठीक है सर, थैंक यू। कई बार हम ये भी सुनते हैं, कह रहा भाई मुंबई में तो वास्तव में सर्दी पड़े ही कोई। जब एक दूसरों को बोल रहा क्या मी पड़े मुंबई में, मुंबई तो गठे है समुंदर से दूरी, क्योंकि मुंबई गठे है समुंदर गए किनारे हैं, इकान बट पड़े ही कोई। अब समुद्र के किनारे कौन कौन सी, जैसे मैं बात करूं, ये भारत है, ये समझना है, इसमें कोई लिखने वाली वैसी चीज नहीं है, समझना है। ठीक है, ये है अरब सागर, ये है बंगाल की खाड़ी, ये है हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर के 2 भाग है, अरब की सागर और बंगाल की खाड़ी। और ये हमारा राजस्थान। राजस्थान जो है वो बंगाल की खाड़ी से बहुत दूर है, 2900 किलोमीटर दूर है, तो कई को के जट प्रभाव पड़ो की गोर पड़ दो थान बेरो। ठीक है सर, अरब सागर और राजस्थान 400 किलोमीटर दूर है, कितके प्रभाव पड़ो जी? कुछ नहीं पड़ना। इसका प्रभाव तो यहां वाले राज्यों पे पड़ता है, इसका प्रभाव यहां वाले राज्य पे पड़ता है। अरब की सागर के 2 भाग है, एक कच्छ कारण, एक खंबात की खाड़ी। कै यानी ऊपर है, तो ऊपर जो है वो कच्छ कारण है, नीचे खंबात की खाड़ी, यानी कच्छ कारण और खंबात की खाड़ी। कच्छ का रण जो है वो 225 किलोमीटर दूर है, और खंबात की खाड़ी जो है 275। थोड़ा बहुत प्रभावित करे क्योंकि यहां से पानी आके हमारे यहाँ बारिश करता है। ये सारे आंकड़े थोड़े याद रखना, एक बार एग्जाम में पूछ लिया था। यानी राजस्थान से बंगाल की खाड़ी 2900 किलोमीटर दूर है,
अरब सागर 400 किलोमीटर है, ये 225 है, ये 275 है, यानी कै नजदीक है, खे दूर है, कच्छ कारण 225 है, खंबात की खाड़ी 275 है, यानी समुद्र से दूरी क्या करेगी, प्रभावित। अब थारमो एक जनो जागो हिमाचल, और हिमाचल जाए कहू भाई डाटा तो गर्मी पड़े ही को नहीं, जब थारा मुंह आप ही निकल जाएगी, बोल भाई अब पहाड़ है, ऊंचा है, यानी धरातल की स्थिति भी प्रभावित करती है किसको, जलवायु को। अब थाने ज्योग्राफी को नहीं बेरो, लेकिन फिर भी थे ना शब्द बोलो ऐसा, क्योंकि धरातल जितना ऊंचाई पे होगा उतना टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। धरातल में जहां रेत होगी वो जल्दी गर्म होगी, जल्दी ठंडी होगी, जैसे हमारे यहाँ रेत है, जल्दी ताती गर्म हो जाएगी, बीपी चढ़ जाएगी, बीपी लो हो जाएगी, यानी गर्म रात को एकदम ठंडी। तो इस वजह से धरातल की स्थिति भी जलवायु को प्रभावित करती है। आपने अरावली की स्थिति भी प्रभावित करे, क्यों, क्योंकि पहाड़ है, जहां पहाड़ होंगे जैसे हिमालय, वहां की जलवायु को हिमालय प्रभावित करता है। इधर आने वाली मानसून पवनों को ये रोक देता है, इसलिए इधर वाले क्षेत्र में शुष्कता आ जाती है। किस कारण से, अरावली की स्थिति से। ये समझने वाली चीज है, क्योंकि आपको प्रश्न पूछेगा निम्न से कौन सा कारक जलवायु को प्रभावित नहीं करता, और आप ऑप्शन देखोगे, बलिए ले हो गया। समुद्र से दूरी और धरातल से ऊंचाई कह दो या समुद्र से ऊंचाई, एक ही बात है। दूरी और ऊंचाई दोनों ही प्रभावित करती है, क्योंकि इस बात को हर एक बच्चा जानता है कि 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। अगर आप नीचे जाओगा, कभी कोई कुई की खुदाई हो रही है, थे कुई में बड़ी हो 12 आगे पसीना लथ पथे को बड़ा गर्मी मर गया, नीचे तो बहुत गर्मी है कुई में, क्योंकि धरातल से जब आप नीचे जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी 32 मीटर की गहराई पे 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा। धरातल से आप ऊपर जाओगे घटेगा। अब कई के एक नया नया पढ़ना रहा है कि गुरुजी यहाँ ऊपर जाओ फिर सूरज कन जाऊंगा तो एकदम माइनस हो जाए, ऐसा नहीं है। ये भी एक निश्चित दूरी है सौरमंडल। क्यों, क्योंकि सूर्य की किरणें, हमारा धरातल किस वजह से, इस कॉन्सेप्ट को आप समझो। जैसे ये सूर्य की किरणें आई, ये सूर्य की किरणें आई, मान लो कि सूर्य की किरणें से ये वातावरण जो है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म हुआ, ठीक है। अब जो किरणें सूर्य की किरणें पृथ्वी ने ली, उसको वापस फेंकेगी, यानी इसको वापस फेंकेगी, और कहा नहीं बोले यार धरती मुंह झड़ निकले। अब 45 तो ये है, ये वापस फेंकेगी, 5 ये जुड़ गई, कितनी हो गई, ये हो गई 50 डिग्री टेम्परेचर होगा, क्योंकि ओनली सूर्य का योगदान नहीं है, धरती से फेंकी जाने वाली किरणों का भी योगदान है। अब धरती से खींची जाने वाली, वापस फेंकी जाने वाली किरणें तो नीचे तक रह जाएगी, ऊपर जाएगी, इनका प्रभाव कम होता जाएगा, तो ऊपर का टेम्परेचर कम होगा, नीचे का ज्यादा होगा। कंसेप्ट को समझिए क्या बात को, यानी समुद्र से ऊंचाई पे टेम्परेचर कम हो रही है। पर्सन एग्जाम में कई बार पूछ रहे कितने मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब घुमा फिरा के वो ऐसे पूछ लेता कई बार कि धरातल का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो फिर बताइए माउंट आबू का तापमान उस समय क्या होगा। अब आपको पता है माउंट आबू, आबू जो है कितना मीटर ऊंचाई के ऊपर है, उसमें भाग दोगे फिर निकालोगे, वो आप मुझे बता देना, ठीक है। ठीक है, अब हम शुरू करें। ये जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है, नॉर्मल नॉर्मल है, आप कर दोगे मुझे पता है। अब जलवायु टॉपिक पढ़ने से पहले, मैं जलवायु अभी शुरू करने ही वाला हूं, उससे पहले मैं भारत की स्थिति, ये राजस्थान का है, ठीक है प्यार, राजस्थान देखो, मैं भारत को लेता हूं ऐसे, ठीक है। बहुत चीजें आपको समझ में आएगी, बहुत सारे कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो। ये है भारत के मध्य से कर्क रेखा, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, ठीक है। और यहां से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री रेखा, फिर नीचे मकर, ये सबको पता है, नॉर्मल चीजें। उससे पहले कुछ चीजें और सीखनी पड़ेगी आपको, बड़े ही शॉर्ट में मैं आपको सिखाता हूं, बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चों, ध्यान से सीखिएगा। भक्तों आपका ध्यान कहीं नहीं जाना चाहिए। नौकरी बहुत आसान है, बहुत आसान। एक कमरा हो, 6 माह का समय हो, एक किताब हो, ऊपर पंखा या कूलर हो, बस लग गई नौकरी। बिजनेस इतना आसान नहीं है मेरे दोस्त, तो कम से कम 2-3 करोड़ तो रुपये चाहिए आपको बिजनेस शुरू करने के लिए, माइंड भी चाहिए आपको कौन सा बिजनेस करने है। इसलिए बिजनेस का रेशियो दर 1% है। आपको बिजनेसमैन सक्सेस दिखाई देंगे, लेकिन ऐसा जैसे आप देखोगे कि यार वो देख स्कूल में कितना रुपया कमाए, आपको वो सक्सेस हुआ वो व्यक्ति दिखाई दिया,
लेकिन स्कूल में फेल कितने वो नहीं दिखाई दिए। 100 व्यक्ति अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस रेशियो दर सक्सेस का मुश्किल से 1 या 2% ही है, इतने ही सक्सेस हो पाते हैं। लेकिन 100 लोगों ने अगर तैयारी शुरू की, हो सकता है आरएस की तैयारी शुरू की, उसका कांस्टेबल में हो जाएगी, वो अलग चीज है, लेकिन सक्सेस रेट 50 से 60% होगी। इसीलिए नौकरी की ओर ज्यादा रुझान करते हैं लोग बिजनेस की बजाय, क्योंकि बिजनेस में आपको बहुत सारी चीजें और भी चाहिए। नौकरी के लिए यार कुछ नहीं चाहिए, एक किताब चाहिए, एक कमरा चाहिए, एक पंखा चाहिए और 6 महीने का समय चाहिए, दुनियादारी से कट होना जरूरी है, बस। इसके अलावा और चाहिए क्या, ये बताओ। इतने में आप लगे क्या बिजनेस के लिए इतनी चीजें चाहिए? बिजनेस के लिए और बहुत सारी चीजें चाहिए। तो बहुत आसान है ये, कोई भी लग सकता है। जो एकदम डल है वो भी एक किताब रट के लग सकता है, लेकिन कोई एकदम डल है वो बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकता है। इसीलिए इसमें, अरे यार तुम खुद सोचो, राजस्थान की मैं बात करूं, राजस्थान में एवरेज 2 से 3 साल का अगर मैं आंकड़ा देखूं तो 3 साल में कम से कम 10,000 कांस्टेबल की भर्ती आ जाती है, नाना करते करते। 3 साल के अंदर कम से कम 600 से 700 एसआई की पोस्ट आ जाती है, नाना करते 2000 पटवार की पोस्ट आ जाती है, ना करते मान लो कि 2000 पोस्ट ग्राम सेवक की आ जाती है, ना करते करते 3 साल के अंदर कम से कम 20,000 मास्टरों की भर्ती आ जाती है। और ना करते एलडीसी वेलडीसी मिला के अगर बात करूं तो कम से कम 5,000 और जोड़ दो, आप देखो कितने हो गए, 10 20 30,000 और 30,000 पर 35,000 मान लो, यानी 35,000 लोग सक्सेस हो जाते हैं 3 साल के अंदर। क्या बिजनेस में होंगे इतने? बहुत कम रेशियो दर होता है उसका। ये लेकिन यहाँ तो इतनी पोस्टें तो आती है हर 2 से 3 साल बाद। इसीलिए ज्यादा कुछ नहीं करना, एक पंखा हो, एक किताब हो, एक कमरा हो, एक मैं हूं और चाबी खो जाए, बस इतना ही। आराम से समझो इस चीज को, थोड़ा सा समय ईमानदारी से दे दो बस। तो यार ज्ञान बहुत ज्यादा है रे छोरा। जलवायु से पहले ये कंसेप्ट आप क्लियर करना। इधर मैंने क्या लिखा उत्तर, इस बात को मैं पहले बता चुका हूं। इसको मैंने क्या लिखा, दक्षिण। इधर हमेशा पूर्व दिशा होगी, इधर हमेशा पश्चिम दिशा होगी। बीच में मैंने एक लाइन खींची थी, अगर जिसको नहीं आ रहा ये तो जाके पहले वाला वीडियो देखना, उसमें अक्षांश देशांतर बताए। इसका नाम था भू मध्य रेखा, या विषुव का अर्थ होता था बराबर, या फिर इसे बोलते हैं विषुवत रेखा, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा थी। फिर ऊपर खींची हमने और एक रेखा यहां खींची 23.5 डिग्री, और एक रेखा हमने यहां खींची 23.5 डिग्री, ठीक है। एक रेखा फिर हमने यहां खींची 66.5 डिग्री, और ये लास्ट 90। एक रेखा यहां खींची, वो कब खींची थी, वो शुरुआत में खींच दी थी मैंने, इसलिए मैं यहां शॉर्ट में इसको लिख देता हूं, ये 90। इसे 23.5 डिग्री उत्तरी, 0 से ऊपर उत्तरी अक्षांश, 0 से दक्षिण दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। ये चीजें मैं पहले बता चुका हूं। इसका नाम है कर्क रेखा। यही तो राजस्थान के बीच में, राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा से, ये भारत के मध्य से, ये मकर। ये चीजें तो मैं पहले बता चुका हूं, इतनी चीजें आपके पहले से क्लियर है, मैं ऐसा मानता हूं, इसलिए मैं इसका जिक्र नहीं कर रहा। और यहां पर है आपका भारत, ये रहा आपका भारत कर्क रेखा के बीच में, ठीक है। यहां साइड में बना रहा हूं, है तो बीच में, ये आपका रहा राजस्थान, ठीक। हम शुरुआत करते हैं नए साल की मार्च से, क्यों, क्योंकि चेत मिनक चेत जमानो चेतन रुआयो, चेत से हमारा नई साल शुरुआत हो जाती है, और चैत्र मास से हम शुरू करते हैं। यानी मार्च को मान लो सूर्य, यहां सूर्य को मैं छोटा बना रहा हूं, नाराज मत होना। 2 और 1 3, तीसरा महीना मार्च। 21 मार्च को सूर्य इस रेखा के ऊपर है, मार्च से शुरू किया। कितनी मार्च को, 21 मार्च को सूर्य इस रेखा पर है। इस रेखा पर होने का मतलब यह है कि सूर्य की किरणें जो है वो इस पूरी पृथ्वी पे गिरेगी। बिल्कुल गिरेगी सर, सब जगह गिरेगी, बोल बिल्कुल गिरेगी सर, ये ना, यानी पूरी पृथ्वी को सूर्य का तापमान पहुंचेगा, उत्तर में भी पहुंचेगा, दक्षिण में भी पहुंचेगा, बराबर मात्रा में सूर्य का तापमान पूरी पृथ्वी को मिलेगा, ठीक है। यहां तक बिल्कुल सर आ गया समझ में, यहां तक ठीक है। अब सूर्य ऊपर जाना शुरू हो जाता है, सूर्य कहीं नहीं जा रहा है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है, और झुकी होने की वजह से जैसे घूम के ऐसे आई तो नीचे वाला भाग आ गया, बाकी दोनों एक जगह ये घूम,
ये झुकी होने की वजह से, अगर पृथ्वी ऐसे होती तो ना कभी ऊपर होता ना नीचे होता, ना कोई ऋतु बनती ना कुछ और बनता, गर्मी वाले गर्मी मरो, सर्दी वाले सर्दी मरो, लेकिन ये झुके होने की वजह से है, इसीलिए तो 23.5 लिए, वरना 30, 60 और 90 ले लेता मैं। मार्च के बाद आया अप्रैल, मई और जून, 3 महीने बाद वही 21 जून को सूर्य इस रेखा पर आ गया, किस रेखा पे, कर्क रेखा पे, यानी जून में सूर्य इस रेखा पे चमकेगा, कितनी जून को, 21 जून को इस रेखा पे। और हम जहां जहां हैं भयंकर हमें गर्मी लगती है, लगी रही है जून की, सब तड़प रहे हैं, जेठ की दोपहरी पांव जले सैया पांव जले, वो हालत हो रही है हमारी। अब देखो जब सूर्य उत्तर की ओर आया तो सूर्य का ताप इधर तो यहां तक पहुंचा, लेकिन इधर लास्ट 66.5 तक ही पहुंचा। यहां पर 3 महीने जो स्थिति खराब ही रही, अंधेरा ही अंधेरा रहा, अंधेरा कायम रहे, ये लो जी। ठीक है सर, अब सूर्य वापस नीचे आना शुरू हो जाता है, वही 3 महीने लेगा, 21 जून जुलाई अगस्त सितंबर, यहां आएगा वापस आएगा 23 सितंबर। 23 सितंबर को वही स्थिति हो जाती है जो 21 मार्च को है, वापस सूर्य को बराबर ताप मिलेगा, दिन और रात बराबर होंगे, 2 दिन ऐसे होंगे 21 मार्च और 23 मार्च में, जैसे महीने ठंड ना गर्मी, वैसे ही सितंबर में होते हैं ना ठंड ना गर्मी। फिर नीचे जाता है, वही 3 महीना लेगा, मकर रेखा में सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, पहुंच जाता है 22 दिसंबर। जब यहां आता है तो सूर्य की किरणें यहां तक नहीं पहुंच पाती, ये प्रोसेस चलती रहती है, यहां आए 6 महीने लगे, यहां 6 महीने हो गए, ये प्रोसेस पूरे साल भर चलती रहती है, दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च वापस ऐसे ये चीजें चलती रहती है। ये लक्ष्य है, समझ में आई क्या, बताओ। अरे बहुत, ये 4-4 महीने की ऋतुएं बन गई, ग्रीष्म ऋतु शुरू होगी, शरद शीत, ये ऋतुएं चलती रहती है 4 महीने, यानी मार्च से जून, जून से इतना, इतने से इतने, ये 4 महीने, 3-3 महीने की 4 हो गई, ठीक है 12 महीने हो गए टोटल। ये चीजें चलती रहेगी, ये कंसेप्ट अगर आपके समझ में है तो इस तारीख मार्च से शुरू करना, मार्च 3 महीने बाद 21, 21, 23, 22। अब जैसे 21 जून को यहाँ उत्तरी ध्रुव का सबसे बड़ा दिन होता है, जिस दिन हमने योग दिवस मनाना शुरू किया, और इधर जब गर्मी है तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ सर्दी पड़ेगी क्योंकि सूर्य हमारे पास है। दिसंबर में सूर्य ऑस्ट्रेलिया के पास होता है, वहां सबसे लंबा दिन होता है, लेकिन दिसंबर का हमारे सबसे लंबी रात होती है, उल्टा हो जाएगा, हमारे बड़ा दिन है वहां छोटा दिन हो जाएगा, उनके अगर छोटा दिन है हमारे बड़ा हो जाएगा, यहां लंबी रात होगी तब वहां रात छोटी होगी, क्योंकि उल्टा होगा हमसे वहां। ये चीज आप समझ गए, ठीक है सर, ये चीज हमारे थोड़ी कंसेप्ट समझ में आई है, 21, 21, 23 और 22। अब एक नया नियम और सीखो, ताप बढ़ाने पर वायु दाब पर क्या फर्क पड़ेगा, ताप बढ़ाने पर वायु दाब, एग्जाम में कई बार प्रश्न आ चुका है, वायु दाब पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कम हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, बस यही ध्यान रखना है। यानी वायु दाब का मतलब हवाएं, वायु का मतलब हवा है, और जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, इस हवा को आग लगाओगे तो हवा क्या करेगी, भैया आग लग गया कोई को डटे ना, थे डटो ना मैं डटू, ताप बढ़ाओगे, टेम्परेचर जैसे ही आपने बढ़ाया हवा हो गई गर्म, गर्म होती हुई हल्की, हल्की होते ही गायब, यानी ऊपर चली जाएगी, यानी ताप बढ़ाने पर वायु दाब क्या होगा, कम होगा, इस कंसेप्ट को समझ लेना। जैसे यहां पर टेम्परेचर बढ़ गया 21 जून को, यहां वायु दाब कम हो गया, गर्मी पड़ रही है, अब हवाएं नहीं चल रही है, गर्मी लग रही है, तो यहां पर सर्दी है, तो सूर्य यहां है नहीं, तो यहां वायु दाब क्या हो गया, ज्यादा। सीधी सी बात है, सीधा सा नियम, ताप बढ़ाए वायु दाब व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है सर। नियम दूसरा कि हवाएं चलती है उच्च वायु दाब से उच्च वायु दाब की ओर, निम्न से उच्च की ओर, उच्च से उच्च की ओर, निम्न से निम्न की ओर, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आए। अब सीधा सा एक बात बताओ, प्रकृति का एक नियम है कि प्रकृति तुम्हारे पास जो है वो छीन कर हो सकती है किसी और को दे दे, बराबर कर दे, प्रकृति कहीं एक जगह इकट्ठा नहीं करेगी, पानी अगर एक जगह इकट्ठा हो गया तो वहां से चल पड़ेगा वो दूसरी जगह जाने के लिए, क्यों, क्योंकि जहां ज्यादा हो गया वहां से कम की ओर रवाना हो जाता है, ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति हमें संकेत दे रही है ऐसा। हवाएं जहां ज्यादा हुई तो हवा वहां से बोलेगी कि बताओ भाई कहां चलना है, बोल जहां कम है, जैसे यहाँ हवाएं ज्यादा हो गई यहाँ, और हमारे यहाँ सूर्य है, यहाँ हवा कम हो गई, तो हवाएं बोलेगी हम आ रहे हैं, चिंता मत करो हम आ रहे हैं, हम इस क्षतिपूर्ति को पूरा करेंगे, क्योंकि जहां नहीं है वहीं तो कोई आएगा। जिस कुर्सी पे कोई बैठा है
उसे आप कैसे हटा के बैठोगे? जहां कोई नहीं है वहीं तो बैठने का आनंद आएगा, वहीं तो बैठ पाओगे। हवाएं हमेशा चलेगी उच्च वायु दाब से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हवाएं हमेशा चलेगी उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर। प्रकृति का नियम है। ताप बढ़ाने पे वायु दाब कम होगा, इस कंसेप्ट को आप समझ गए। हवाएं बस सीधा से याद रखो यार, मान लो कि हवाएं निम्न से आपने उच्च की ओर चला दी, सगड़ी एक जगह बेड़ी कर दियो, प्रकृति को संतुलन बिगाड़ दियो बेटा। बढ़िया रहे थे, भगवान को नहीं थे, सारी गड़बड़ कर दिया। इसका मतलब जहां ज्यादा है वहां से हटा के कम की ओर भेज दो, बस सीधा सा नियम प्रकृति का। यानी हवाएं हमेशा चलती है उच्च वायु दाब से। अब आओ, यहां पहुंचा सूर्य कब? जून में। ये लो जी, जून में सूर्य यहां पहुंचा। ये है हिंद महासागर, ये है अरब सागर, ये है बंगाल की खाड़ी, और ये रहा हमारा राजस्थान। ये एक चीज यहां से मैं एक और बता दूं, यहां के बीच में सूर्य रहता है पूरे 12 महीने में। यहां भयंकर गर्मियां पड़ती रहती है लगभग, क्योंकि सूर्य ऊपर गया तो लास्ट यहां तक गया, नीचे आया, इसलिए इस क्षेत्र को बोलते हैं उष्ण कटिबंध। यहां ना गर्मी रहती है ना सर्दी रहती है, या ना गर्मी रहती है ना सर्दी, इसे बोला जाता है शीतोष्ण कटिबंध। यहां हमेशा सर्दी रहती है, इसलिए इसे बोलते हैं शीत कटिबंध। ये शीत कटिबंध, उष्ण शीतोष्ण शीत। अब मान लो कि यहां लगभग भारत के बीच से कर्क रेखा गुजरती है। बोल जी भारत में कौन सी बताएं? राजस्थान में तो बता दिया, क्योंकि राजस्थान उष्ण कटिबंध कर्क रेखा के ऊपर है तो शीतोष्ण हो गया। लेकिन भारत का क्या बताए? वो बीच में। तो हमने यहां से 5-5 अक्षांश लिए और हमने कहा इनके बीच वाले क्षेत्र को उपोष्ण कह देंगे। लेकिन फिर भी आपसे एग्जाम में पूछे तो यही कहेंगे कि भारत में 12 महीने में सिर्फ 3 महीने सर्दी पड़ती है, 8 महीने हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है, इसलिए हम कहते हैं कि भारत उष्ण कटिबंध बन जाएगा। एनसीईआरटी उष्ण मान रखी है, सही बात है यार, 3 महीना का थोड़ी करांगा अपन। चलो, जून में सूर्य यहां पहुंचने वाला है कर्क रेखा पे। यहां पहुंचने का मतलब बच्चों यहां का वायुदाब हो गया कब? ये समुद्र हिंद महासागर की, यहां का वायुदाब क्या हो गया सर? यहां का वायुदाब ज्यादा हो गया क्योंकि सूर्य यहां आ गया। अब यहां का वायुदाब ज्यादा होने का मतलब ये है कि अब हवाएं ऐसे चलेगी मेरे दोस्त, इधर वाली क्षति पूर्ति करने के लिए आएगी। कोई जगह खाली होगी तो ही तो कहोगे कि भाभी जी जब भी समय हो बताइएगा। ये आप तभी करते हो जब कोई जगह आपको खाली दिखती, ठीक है। यानी हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चले। ये हवाएं मैंने तो सीधी चलाई, लेकिन सीधी चलेगी नहीं, पृथ्वी के घूमने की वजह से कोरोलिस बल लगता है, फेरल का नियम लगता है। हम उत्तरी ध्रुव में समझो कि हम जो है राइट हैंड ज्यादा काम में लेते हैं, वो दक्षिण में लेफ्ट काम में लेते हैं। ये हवाएं ऐसे चल रही है, जैसे मैं बोर्ड को नीचे डाल दूं और ऐसे पीट करके खड़ा हो जाऊं कि हवाएं ऐसे आ रही है, ऐसी लगाए मैंने तीर, और इधर मोड़ दो इसको राइट की ओर, यानी ये हवाएं जो मुड़ेगी वो किधर मुड़ जाएगी? वो ऐसे मुड़ेगी, ऐसे। ये हवाएं ऐसे मुड़ जाएगी। समझे क्या कंसेप्ट? हो सीधी नहीं चलेगी, राइट की ओर मुड़ेगी हवाएं, पृथ्वी के घूमने की वजह से कोरियोलिस बल लगता है, फेरल का नियम बोलते हैं इसे। ये हवाएं ऐसी हो गई। अब बताओ इसकी दिशा क्या है? ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूर्व, ये है पश्चिम, और ये हवाएं इधर से आ रही है तो ये हो गई दक्षिणी पश्चिम का मानसून। बस पहुंच गए कंसेप्ट के। इसे बोला जाता है दक्षिण पश्चिम का मानसून। यहां से पानी उठा और सीधा पहुंचा और सीधा टकराया यहां, क्योंकि यहां स्थल भाग आते ही ये मानसून इधर वाला इधर चला गया, इधर वाला इधर चला गया। यानी यहां से जो पानी उठा वो यहां से टकरा के दो भागों में बंट गया। एक शाखा का नाम है बंगाल की खाड़ी का मानसून, एक शाखा का नाम है अरब सागर का मानसून। ये लो जी, और ये जून में यहां पहुंच जाएगा, यानी जून के पहले सप्ताह में। भारत में सर्वप्रथम मानसून कहां पहुंचता है बच्चों? केरल के अंदर। हिंद महासागर का मानसून यहां टकराया, बारिश होगी, बोल रहा केरल में मानसून, अखबार में ये न्यूज आती है, बोल केरल में मानसून आ गया, 15 दिन बाद आपने तक पहुंच जाओ। यहां से यहां तक पहुंचने में उसे 15 दिन लग जाते हैं, लगभग 15 से 17 दिन। कौन सा मानसून? हिंद महासागर का मानसून, जिसका नाम मैंने दिया दक्षिण पश्चिम का मानसून। यहां टकरा के उसके दो भाग बन गए, एक तो बंगाल की खाड़ी का मानसून, एक अरब सागर की शाखा। पहले मैं अरब सागर वाले को कंप्लीट करता हूं। ये शाखा आगे चली, कच्छ को हुई, कच्छ को होते हुए आगे चली और राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में इसने पहाड़ियों से टकरा के करती बारिश। राजस्थान में सर्वप्रथम अरब सागर का मानसून पहुंचता है।
फिर अरावली रह गई ऐसे, उसे टकराने का मौका ही नहीं मिलता, सिर्फ थोड़ी बहुत दक्षिण में टकराएगी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर साइड बारिश करी। अरावली ऐसे रह गई, अरावली के सीधा ऊपर कर निकल गई, टाटा बाय बाय करते करती, और हिमाचल में जाके वर्षा करेगी धर्मशाला में। तो लाडी धर्मशाला में एक होल यार, लेकिन आपने कौन करे। यानी अरब सागर से राजस्थान में मात्र 10% बारिश होती है कुल वर्षा की। शाखा खत्म। चलो, बंगाल की खाड़ी का मानसून यहां से भयंकर पानी उठाता है और सीधा यहां करता है बारिश। चेरापूंजी, मेघालय, मानसिउराव, गारो खासी, जयंतिया पहाड़ियां, यहां भयंकर वर्षा करता है। और जैसे ही वर्षा हुई, यहां का वायुदाब हो गया उच्च। यहां निम्न था, लेकिन यहां से पहुंचा, भयंकर बारिश हुई, वायुदाब यहां हो गया क्या, उच्च। अब उच्च वायुदाब यहां हो गए, लेकिन राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में तो वही है, वही लू चल रही है, वही हालत खराब है, भूगुड़िया आ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रही है। जद ए बोली कि चलो राजस्थान चलते हैं, राजस्थान को जीतते हैं। अब ये हवाएं मुड़ी इधर की ओर, ये राजस्थान की ओर रवाना हुई, और इधर से अरब सागर वाले भी ऐसी चल रही है। कहते हैं कि ये गंगा के नजदीक दोनों आपस में मिल लेती है, बोले कोई चिंता को नहीं, राजस्थान में बारिश कौन कर गई, थे जाओ, थे जाके बारिश कर देगी। अब ये राजस्थान में इधर से आई, और ये लो जी बीच में अरावली ऐसे इधर वाली साइड में टकराई और भयंकर बारिश की। सबसे पहले पहुंचा ये मानसून हाड़ौती में। कौन सा मानसून है ये, बंगाल की खाड़ी का है, समझ लेना। ये बंगाल की खाड़ी का इधर गया, मेघालय मानसिराव में बारिश की, फिर इधर मुड़ा, और फिर हाड़ौती क्षेत्र, पूरे पूर्वी राजस्थान में बारिश करी। लेकिन अरावली के इधर इस क्षेत्र को बोला जाता है, जैसे ये कोई पहाड़ी है, इधर से आपने पानी मारा, मान लो कि ऐसी कोई ऊंचा क्षेत्र है, उस पर आपने गिलास मारा पानी का, तो यहां पर तो पानी टकराया और बारिश होगी, लेकिन इधर तो पानी को छांटो ही को लगे। इसे बोला जाता है वृष्टि छाया क्षेत्र। यानी वृष्टि छाया क्षेत्र की वजह से बादल इधर से आए और टकरा के बारिश तो इधर कर दी। यही राजस्थान की हालत है, क्योंकि राजस्थान में अरावली ऐसे है, इधर वाले ने तो भयंकर बारिश की पूर्वी राजस्थान, लेकिन पश्चिमी राजस्थान आ जाता है वृष्टि छाया क्षेत्र में। अरे कोई बीच में छोटो मोटो कोई गैप मिल रहा है, कोई बादलियो है, कोई मान लो जिद्दी बादलियो, वो इन्ना आ जाए। क्यों, क्योंकि इन्ना आओगे, क्योंकि इन्हें शुष्कता ज्यादा है, वायुदाब कम है, इन्ना आ जाएगा, इन्हें थोड़ी बहुत बारिश कर दी। या मतलब यहाँ बच्चेड़ी सी पांतिया, लास्ट में राबड़ी रोटी बच्चे नहीं, कोई सगड़ा जीम जैसे बीसी मारे, कोई पश्चिम राजस्थान आ रहा पांतिया, तो बारिश पूरे राजस्थान में बारिश हुई। यहाँ राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है, बंगाल की खाड़ी से। सबसे पहले पहुंचता कौन सा है, अरब सागर का, फिर वो शायद इधर से आएंगे, क्योंकि ये जो हाड़ौती है वो दोनों मानसूनों को वर्षा लेता है। तो सर्वाधिक मानसून, सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ हो जाएगी, सबसे कम। अब वो पूछ तो बादलियों लास्ट में कोई जैसलमेर तक पहुंचे कि बच्चे तो मात को नहीं है, निचोड़ भलाई बोखरो। सबसे कम वर्षा हो जाएगी जैसलमेर, स्थान सम हो जाएगा। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़, स्थान कौन सा हो जाएगा, माउंट आबू। अब यहां तक बारिश हो गई, अब सूर्य को हम वापस ले जाएंगे। ये तो है हमारा दक्षिण पश्चिम का मानसून। और मानसून टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, बाकी जो है शीत ऋतु में यहाँ क्या हालत होती है, अब सूर्य को वापस ले जाएंगे, जिसको कंसेप्ट हम कल क्लियर करेंगे। इतने में से आपके समझ में आई तो मानसून का प्रश्न आपको कभी गलत, फिर एक एक लाइन के बचते हैं, सर्वाधिक तापमान, कम तापमान, सर्वाधिक वर्षा, वो निम्न बचते हैं, एकदम इजी। ये कंसेप्ट बस आप समझ लें, नहीं समझ में आई दोबारा देखना इसको। ओके, थैंक यू।